गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे प्रिज्म से अपवर्तन और उसके बाद पढ़ा विचलन कोण। प्रिज्म का विचलन कोण वो निकाला था। उस पे दो फॉर्मूले बने थे। एक बना था ए बराबर R1 प्लस R2। पिछले वीडियो में है, ये देख लेना। आज की क्लास तभी समझ में आएगी जो पीछे पढ़ के आओगे। एक बना था डेल बराबर I प्लस ई माइनस ए। इन फॉर्मूलों इस पे अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। ये पार्ट मैंने छोड़ा था, दो क्वेश्चंस में ये पार्ट छोड़ा था और इसमें न्यूमेरिकल किए थे। तो कुछ बच्चों ने कर भी लिए हैं और जिससे नहीं हुए वो देखो। एक क्वेश्चन ये था, यानी कोई प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है और वो इस तरह से अपवर्तित होगी, तो इसमें विचलन कोण तो अपने निकाल लिया था। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या आ गया, 1 इंटू साइन 60 √3/2 बराबर इसका अपवर्तनांक यानी √3 इंटू साइन आर। ये पिछली क्लास में है ये क्वेश्चन, ऐसा कैसे, इसलिए शॉर्ट लिख दिया थोड़ा। तो फिर साइन आर बराबर 1/2 है। R1 का मान है यहाँ से आ गया था 30 डिग्री, देख लेना पिछली क्लास में जाके। इसी तरह से सेकंड पे लेकर निकाला तो ई का मान आ गया। इस पे पूछा है ई का मान पूछा है और डेल यानी विचलन पूछा। विचलन यानी ये प्रकाश किरण ये प्रिज्म नहीं होती तो ऐसे जाती ना, ये कितनी डेविएट हो गई। तो इसको अपवर्तित प्रकाश किरण को यदि पीछे बढ़ाओगे तो ये जाने ऐसे चाहिए थी और चली ऐसे गई तो कितनी विचलित होगी, इतनी, है ना। ये वाला एंगल इसको बोलते हैं डेल, डेविएशन एंगल। तो ये निकालना था। तो इसके लिए फिर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला। क्यों, इसमें आपतन कोण आपको गिवन है ई, एमर्जेंट एंगल यानी निर्गत कोण आपने निकाल लिया है और ए आपके पास है ही, प्रिज्म एंगल 60 समबाहु त्रिभुज है। तो डेल बराबर कितना, 60 प्लस 60 माइनस 60 यानी कि डेल कितना आ गया, 60। डेल कितना आ गया, 60। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका। एक अगला क्वेश्चन और है पिछली क्लास में, उसका डेल आप खुद निकालोगे और सूचना दोगे। ठीक है बच्चों, अगले पिछले क्वेश्चन का डेल खुद निकालोगे, अजीत जी सर को सूचना दोगे, कितना आया है बताओगे, ठीक है ना। हाँ पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, वो देखो इधर, अभी भी कर सकते हो, जिसने नहीं किया अभी करने की कोशिश करो पॉज करके। हाँ कि एक ये त्रिभुज है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है सॉरी, जिसका प्रिज्म एंगल 120 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक। और आपतन कोण दे दिया आपको 60 डिग्री यानी 60 डिग्री कोण पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या ये इधर जाएगी, आप देखो एक बार, ये इधर जाएगी, मान लो आप एक बार सोच के देखो, इधर जाएगी नहीं, इस सरफेस में नहीं जाएगी, लेकिन मैं एक बार खींचता हूं, मान लो ऐसे चलेगी, ठीक है ना। अब ये बताओ कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से ये जाएगी नहीं है, पता चल जाएगा कैसे नहीं जाएगी। एक बार के लिए अपन तो सारे पिछले क्वेश्चन ऐसे करके लेके आए तो इसको भी ऐसे करके लेके आते हैं, इसलिए तो इस फर्स्ट सरफेस पे लगाओ स्नेल का नियम। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल का नियम लगाओगे तो क्या होगा, म्यू एयर इंटू साइन आई बराबर म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन R1 यानी ये बन रहा है R1, सपोज करो ये R1, ठीक है। तो यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा साइन कितना है 60 डिग्री, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है √3 इंटू साइन R1। साइन R1 इसका साइन 60 का मान कितना था, √3/2, ये √3 इंटू
साइन R1। तो साइन R1 का मान आ गया आपके पास 1/2, है ना। तो किस कोण के लिए साइन का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री के लिए। R1 बराबर कितना? 30 डिग्री। ठीक है। और ये न्यून कोण ही बनते हैं, अभिलंब के साथ जो भी बनते हैं अपवर्तन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण न्यून कोण ही बनते हैं ना। तो 30 डिग्री। ठीक। अब ये कोण 30 डिग्री है, एक बार देखो ध्यान से, ये कोण कितना है? 30 डिग्री। तो बताओ ये कोण कितना होगा? टोटल 90 में से 30 घटाओगे तो 60 हो गया ना। अब इस त्रिभुज का योग करके देखो, 120 प्लस 60 कितने हो गए? 180। और तो ये 0 डिग्री कोण थोड़ा होगा, ये तो 0 लग थोड़ा रहा है। तो इस सरफेस पे कहीं भी टच होगी तो 0 डिग्री कोण बनेगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए फिर? ये नीचे वाली सरफेस पे आपतित होगी। किस पे? नीचे वाली सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे आपतित हो जाएगी। अरे 60, 120, 180 तो यही हो गया, तो यहाँ 0 कैसे बनेगा? अच्छा यहाँ आपतित करो तो भी कोण कुछ ना कुछ होएगा ना, तो नीचे वाली सरफेस पे आपतित करा दो। ये प्रकाश किरण यहाँ आपतित होगी, ये कोण कितना? यार ये कोण तो वही रहेगा, ये थोड़ा ना बदल जाएगा नीचे वाली सरफेस पे आपतित होने के बाद। ये तो 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री। अभिलंब के साथ कोण कितना? 30 डिग्री। ये छोटा लग रहा है ना, तो आपको थोड़ा इधर यहाँ आपतित करवा लो, थोड़ा समझ में आ जाए। चलो इसको इधर, ये कोण कितना? R1 है, इसका मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक। अब बताओ यहां पर अपवर्तन होगा कि नहीं होगा, वो देखो। यहां पे अभिलंब ड्रॉ किया। ठीक। तो ये कोण कितना निकालना पड़ेगा? यहां से अभिलंब से लेके इस सरफेस तक 90 है, ये वाला कोण। और इस त्रिभुज के लिए देखो, तो इस त्रिभुज के लिए 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120, और 120 प्लस 30 150। तो ये कोण कितना बच जाएगा? 180 करना है ना, 30 बच गया। ये कोण 30। तो ये आपतन कोण कितना हो जाएगा? टोटल 90 में से 30 कम कर दो तो 60, यानी आपतन कोण इस बिंदु पर 60 डिग्री होगा। आपतन कोण 60 डिग्री होने के कारण ये क्या होगी? अपवर्तित होगी या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वो देखना पड़ेगा अपने को। यानी यहां पर आप अब क्या लगाओ? स्नेल का नियम लगाओ। तो सेकंड सरफेस पे स्नेल का नियम, तो क्या हो जाएगा? सेकंड सरफेस पे स्नेल के नियम से लिख लेना आप, म्यू प्रिज्म इंटू साइन, इसका नाम दे दिया मैंने R2। साइन R2 बराबर होगा म्यू एयर इंटू साइन E, एयर इंटू साइन E। ठीक है। हाँ, तो सेकेंड सरफेस पे अपन स्नेल नियम लगाया। देखते हैं कि ये प्रकाश किरण अपवर्तित होगी कि नहीं होगी। स्नेल नियम से पता चल जाएगा, देखना कैसे। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? √3। साइन R2 कितना है? 60 है ना, तो साइन 60 डिग्री बराबर होगा 1 इंटू साइन E। तो इसका मान हो जाएगा √3 इंटू साइन 60 का मान √3/2, है ना, बराबर साइन E। यानी ये √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3/2 इक्वल टू साइन E। क्या साइन में कोई ऐसा कोण होता है जिसका मान 3/2 आ जाए? नहीं। अरे अधिकतम 1 होता है, और ये 1 से ज्यादा है नहीं, तो 1.5 है। तो साइन
ई बराबर कितना आ रहा है 1.5। तो अधिकतम 90 साइन 90 का मान एक होता है अधिकतम, यानी ये इसके ये क्रिटिकल एंगल होता है, इसके समांतर चली जाती। ये तो कोई कोण ही नहीं है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब अपवर्तन वाला नियम तो लग नहीं रहा, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होगा? क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल से अधिक कोण पे है। कैसे पता सर? देख लो, इस यहीं से पता चल गया कि इसका अपवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो दूसरा आपके पास नियम भी है, साइन सी इक्वल टू, यदि एयर और कोई मीडियम हो तो 1/म्यू एयर बटा म्यू मीडियम, तो म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है? तो 1/√3, यानी साइन सी बराबर 1/√3। अपने को तो ये पता करना है कि इसका सी ज्यादा है या 60 ज्यादा है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो अब पता कैसे चलेगा कि ये कोण बड़ा है या फिर ये कोण बड़ा है? देखो, साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 का मान 1/2 है ना साइन का, है ना? तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है? ये है ना। इसका मतलब ये कोण इससे बड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या भाई? यहाँ √3/2 1/√3 से बड़ी है ना। अपने को ये तो पता नहीं चल रहा कि 1/√3 किस कोण के लिए है, इतना तो नहीं पता। 10 में होता तो पता चल जाता। तो ये एंगल बड़ा है कि ये छोटा, इतना तो पता कर ही सकते हैं। यानी जैसे जैसे साइन में एंगल का मान बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है ना। 90 तक सोच के देख लो। तो यहाँ पे √3/2 बड़ी वैल्यू आ रही है 1/√3 से, इसका मतलब 60 एंगल इससे बड़ा है। और ये है क्रिटिकल एंगल, तो मतलब 60 क्या है? क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण से अधिक कोण है। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और उतने ही कोण पर, यानी जितने कोण पे आपतित हुई उतने कोण पे परावर्तित हो जाएगी। यानी ये कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ अभिलंब ड्रॉ करोगे, यहाँ अभिलंब ड्रॉ करो। एक बार इतना मिटा देता हूं मैं। हाँ, वो छोटा बन रहा था तो इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा बढ़ा लिया ना, आप पहले से बड़ा कर लेना। अब यहां से क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखें, सघन से विरल में अपने केसेस में ज्यादा 45 से ज्यादा एंगल हो ना, 45 डिग्री से ज्यादा एंगल आपतन हो, आपतन कोण ज्यादा हो, तो लगभग केसेस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो जाता है, जब वो एयर में हो रहा हो, यानी आपतित प्रकाश किरण एयर में जाना चाह रही हो। तो 45 और 50 के बीच में या उससे ज़्यादा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो ये कोण 60 है ना, ये कोण कितना हो जाएगा? फिर टोटल क्या है? 90 में से 60 कम कर दो, 30 बचा ना, 30। अब ये टोटल 90 है, ये अभिलंब 90 बना रहा है ये वाला, यानी ये 90 डिग्री है। ये कितना होगा? 60 90 150, तो 180 करना है ना पूरे त्रिभुज का, तो ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री। देखो, ये अभिलंब बना रहा है इस सतह के साथ 90 30 120 30 50 150, तो कितना जोड़े? ये बच गया ना कोण इस त्रिभुज का कि 180 हो जाए, तो 30 जोड़ते 180 हो जाता है, या इन तीनों को जोड़ के 180 में से घटा लो। तो ये प्रकाश किरण क्या होगी? अब सघन से विरल में जा रही है तो विलंब से दूर हट जाएगी। तो ये है, यहाँ पे बना है एमरजेंट एंगल, और वही निकालना पड़ेगा। तो वही आप स्नेल का नियम लगाओ यहाँ पे तीसरी सरफेस पे, स्नेल नियम से। हाँ बताओ, यहाँ का आपतन कोण यहाँ के अपवर्तनांक से गुणा कर दो साइन के साथ, साइन 30 डिग्री, यानी यहाँ का अपवर्तनांक गुणा साइन 30। ये बहुत बार लगा लिया, पता चल गया होगा आपको। तो म्यू एयर इंटू यहाँ बना अपवर्तन कोण ई, तो ये कितना है? √3 इंटू ये कितना है? 30, तो 1/2
ऐसे ही आगे ये कितना हो जाएगा, एक एयर का पता है आपको, तो साइन ई, तो यहाँ पे साइन ई इक्वल आ गया √3/2, यानी आपतन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी ये बनने वाला कोण कितना है 60 डिग्री। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उतारो। हाँ, अब देखते हैं कि विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी विचलन कोण में परिवर्तन करना चाहो तो क्या क्या करना पड़ सकता है। तो ये जो पॉइंट लिखे प्रैक्टिकली में प्रयोग में करके देखा तो ये मिले अपने को, यानी विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो अपवर्तनांक बढ़ाने के साथ साथ विचलन कोण बढ़ता है, यानी अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक बढ़ाओगे तो विचलन कोण डेल का मान भी बढ़ेगा, एक नंबर बात। दूसरा, प्रिज्म कोण बढ़ाने के साथ साथ विचलन कोण बढ़ता है। प्रिज्म कोण ए वो भी बढ़ाओगे तो विचलन कोण भी बढ़ेगा, लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला, उससे आपको लगता होगा कि ए बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण बढ़ना नहीं चाहिए, वो आपके पास डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए है। इस फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि ये बढ़ने का तो ये कम होना चाहिए ना, ऐसा लग रहा होगा कि ये बढ़ेगा तो ये इसमें से कम हो रहा है, तो विचलन कोण घटना चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, विचलन कोण प्रिज्म कोण बढ़ेगा तो ये घटना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रिज्म कोण बढ़ता है ना, तो ये ई भी बढ़ता है, समझ आ रही बात। प्रिज्म कोण बढ़ने के साथ साथ ई भी बढ़ता है, इस वजह से कंपेरेटिव विचलन कोण, डेविएशन एंगल भी बढ़ता है। तो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए पॉइंट मत लिख देना, ये प्रैक्टिकली ही है बात, ठीक है। 3 नंबर, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बढ़ाने के साथ साथ विचलन कोण घटता है। आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बढ़ाओगे तो विचलन कोण घटेगा, ये भी प्रैक्टिकली देखा गया। और आपको पता भी है कि तरंगदैर्ध्य प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है या दृश्य विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उनके लिए वेवलेंथ होती है 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। तो यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सातों रंग, बेजानी है पीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनका तरंगदैर्ध्य जैसे मैंने बोला है उस तरह से बढ़ता जाता है। यानी वी भी ग्योर आप लेमडा वी यानी वोयलेट, लेमडा आई यानी इंडिको, वोयलेट, इंडिको, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ऐसे जब आगे बढ़ते हो ना तो तरंगदैर्ध्य बढ़ता जाता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी वी बी योर VIBGYOR इस तरफ बढ़ते हो तो तरंगदैर्ध्य इंक्रीज होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इधर बढ़ोगे तो क्या होना चाहिए, लेमडा क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यानी किसी प्रिज्म में आप एक तो वोयलेट रंग की प्रकाश किरण आपतित करवा रहे हो और एक रेड रंग की, तो कौन सी स्थिति में प्रिज्म कोण अधिक होगा, सॉरी विचलन कोण कौन सी स्थिति में विचलन कोण अधिक होगा, वोयलेट वाली में। किसमें होगा, वोयलेट वाली में, क्योंकि तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो विचलन कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो विचलन कोण घट जाता है। तो तरंगदैर्ध्य किसका ज्यादा है, रेड का ज्यादा है ना, 7800 के आसपास, और इसका कितना है 3600। तो तरंगदैर्ध्य जिसका ज्यादा उसका विचलन कोण कम। तो डेल्टा डेल वी ग्रेटर देन डेल रेड, ये समझ होता है, समझ में बात। और एक चौथा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप आपतन कोण यदि बढ़ाते हो ना तो पहले जैसे धीरे धीरे आपतन कोण बढ़ा रहे हो तो विचलन कोण घटने लगता है, और फिर एक फिक्स पर्टिकुलर ऐसा आपतन कोण प्राप्त होता है जिस पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है।
यानी उसके बाद यदि आप आपतन कोण बढ़ाते हो तो विचलन कोण भी बढ़ने लग जाता है। ये बड़ा तकड़ा फिनोमिना प्राप्त हुआ प्रैक्टिकली देखा तो। यानी पहले आपतन कोण बढ़ाया, आपतित प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पे बनने वाला विलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में आपतन कोण जैसे 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 बढ़ा रहे हो ना, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर एक ऐसा आपतन कोण प्राप्त होता है जिस पे विचलन कोण मिनिमम प्राप्त हो जाता है, यानी उससे कम विचलन कोण प्राप्त नहीं होता। फिर उसके बाद यदि आपतन कोण आप बढ़ाओ तो विचलन कोण भी बढ़ने लग जाता है। तो इस पॉइंट को ग्राफ से समझते हैं। एक बार ये उतार लो पॉइंट, अगले चौथे पॉइंट को ग्राफ से समझेंगे। हाँ, अब अपन ग्राफ बनाते हैं आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य। ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ जब आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य प्राप्त बनाया गया था। ये मान ली मैंने इस रेखा पे मान लिया आपतन कोण, यानी इधर आपतन कोण बढ़ रहा है और इधर विचलन कोण बढ़ रहा है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते गए तो विचलन कोण कम होता गया, ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ। फिर एक ऐसा पॉइंट प्राप्त हुआ, यानी एक ऐसा आपतन प्राप्त हुआ, उसके बाद आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ने लग गया। इस तरह से ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं, इधर तो थोड़ा परवलयकार है, इधर ये थोड़ा झुका हुआ है ऐसे, है ना। सिमेट्रिकल मत समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसे जैसे जैसे घटा उसी तरह से बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो ये एक ऐसा आपतन कोण है, आई डैश दे दिया नाम, जिस पर आपको प्राप्त हुआ विचलन कोण मिनिमम। तो ये ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ। और एक और खास बात है, यही जो जिस आपतन कोण पे मिनिमम कोण प्राप्त होता है वो एक ही होता है। एक होने का मतलब ऐसी नहीं है कि 2-3 आपतन कोण हो जिस पर विचलन कोण का मिनिमम मान प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर अलग अलग प्रिज्मों के लिए, वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, अलग अलग प्रिज्मों के लिए एक फिक्स आपतन कोण पर विचलन कोण का मान मिनिमम होगा। और बाकी स्थितियों में यदि आप कोई इस स्थिति के अलावा बाकी स्थितियों में कोई भी आपतन कोण रखो ना, तो एक विचलन कोण पे 2 आपतन प्राप्त हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 2 आपतन कोणों पर प्रकाश किरण आपतित करवाओ तो एक जैसे विचलन कोण प्राप्त हो सकते हैं। दोबारा सुनो, 2 आपतन कोणों पे प्रकाश किरण आपतित करवाओ तो एक विचलन कोण प्राप्त हो सकता है, केवल डेल्टा मिनिमम को छोड़कर। यानी सपोज करो किसी प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम 25, आपतन कोण 32 डिग्री पे, आपतन कोण मान लिया 32 डिग्री पे डेल्टा मिनिमम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आप इसके अलावा आपतन मान लो आपने करवाया 25 डिग्री, तो उस पे तो वो इससे इधर होगा ना, तो उस पे हम इधर लंब डालोगे तो ये डेल्टा प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक ही नहीं होगा, ये आगे इस ऐसा आपतन कोण जिस पे डेल्टा मिनिमम प्राप्त हुआ, उसके बाद यदि आपतन कोण बढ़ाओगे ना तो उसी समान का यानी उसी विचलन का कोई और आपके पास आपतन कोण होगा। नहीं समझे? देखो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक, तो इस पे आपको डेल्टा मिनिमम प्राप्त हुआ एक ही, और यहाँ पे एक ही आपतन कोण है। अब मान लो कोई आपतन कोण, कोई कहते कि ये डेल्टा 1 है, ये क्या है, डेल्टा 1 है, तो इसके लिए आपतन कोण निकालो। तो आपने इधर से बढ़ाया, ठीक है, फिर यहाँ डाला, तो एक तो आपतन कोण, एक तो आई ये आ रहा है, इसका नाम दे दिया I1। इसको आप आगे भी तो बढ़ा सकते हो, है ना। तो एक कोण ये भी तो प्राप्त हो रहा है, तो इसका नाम क्या दे दिया, I2। यानी 2 आपतन कोण पे एक विचलन कोण प्राप्त हो सकता है, केवल किसको छोड़कर, मिनिमम विचलन कोण को, न्यूनतम विचलन कोण को। न्यूनतम विचलन कोण केवल एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होगा। और एक और बात है, यानी आप डेल्टा मिनिमम, ये बात लिख लेना, आप डेल्टा मिनिमम एक ही आपतन कोण पर प्राप्त कर रहे हो ना, उस स्थिति में आपतन कोण बराबर होगा निर्गत कोण के। दोबारा सुन लो, यानी जिस आपतन कोण पर आप न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त कर रहे हो ना, उस स्थिति में यह आपतन कोण
निर्गत कोण के भी बराबर होगा। क्यों होगा? देखो, ये प्रिज्म है, ये अभिलंब, ये मान लो एक ऐसा आपतन कोण है जिसमें आपको क्या मिला? न्यूनतम विचलन कोण मिला, यानी ये वाला कोण डेल्टा मिनिमम है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ये आई डेश है, यानी न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करने के लिए बनाया गया आपतन कोण है ना। तो इस स्थिति में ये आई डेश के बराबर ही क्या होगा? ये ई होगा। ये होना भी जरूरी है। नहीं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल यदि आप लगाओ, कोई कह दे कि मैं इधर से प्रकाश किरण आपतित कराऊंगा, तो उस स्थिति में ये निर्गत कोण तो आपतन कोण हो जाएगा और आपतन कोण क्या हो जाएगा? निर्गत कोण हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग होंगे ना, तो फिर ये एक आपतन कोण पर न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा, फिर दो आपतन कोण हो जाएंगे। जैसे मान लो, एक बार ऐसा होगा नहीं, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री पे आपने आपतित करवाई, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ आपको 45 डिग्री, और आप इसको बोल रहे हो कि ये न्यूनतम विचलन कोण है। तो यहाँ से देखने वाले को क्या लगेगा? वो तो कहेगा कि मेरे लिए ये निर्गत कोण है, और यहाँ से कोई देख रहा है, वो क्या कहेगा? मेरे लिए ये निर्गत कोण है। तो यहाँ तो दो आपतन कोण हो गए ना, जिसपे विचलन कोण एक आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है नहीं, एक ही आपतन कोण पर न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होगा, और उसके लिए कंडीशन ये अपने आप लागू हो जाएगी कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। तो ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। और ये थोड़ा ये भी ध्यान रखना, इधर क्या है? थोड़ा झुका हुआ है, और इधर थोड़ा इस परवेला सा है, सिमेट्रिकल नहीं है, कोई जैसा नहीं कि ऐसा नहीं कि इधर से ऐसे है इधर ही है, परवलयाकार नहीं है। कहने का मतलब परवलयाकार ग्राफ नहीं है। और इसके साथ आप ये भी बात रखना याद कि मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, यहाँ पे 32 डिग्री या 30 डिग्री मान लिया कि एक ऐसा आपतन कोण लिया जिसपे न्यूनतम कोण कितना प्राप्त हुआ? न्यूनतम प्राप्त हुआ विचलन कोण। तो आप इधर बढ़े, तो ये मान लिया आपने 25, यानी ये I1 का मान लिया 25 डिग्री। तब आपको डेल्टा 1 मिला, और डेल्टा 1 दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको कितना कोण करना पड़ेगा? 35? ना, 35 से ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मान लो डिफरेंस x1 का, और यहाँ पे डिफरेंस x2 का, तो यहाँ पे x2 ग्रेटर देन होगा x1 से। समझ रहे हो क्या? यानी यहाँ न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करने के लिए लिया गया आपतन कोण से पीछे बढ़े आप, तो 25 डिग्री माना जिसपे डेल्टा 1 प्राप्त हो रहा है। फिर आप आगे बढ़े, तो आप ये मत सोचो कि इससे 5 पीछे रहे तो 5 आगे बढ़ जाओ, 35, फिर वो वापस डेल्टा 1 प्राप्त हो जाएगा। 35 से ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, होगा वो, हो सकता है 35.5 हो, 35.6 हो, 35.7, जो भी हो, 37 हो, 38 हो, 40 हो, यानी ये डिफरेंस इससे ज़्यादा होगा। तो ये बात आप लिख लेना अपनी भाषा में पॉइंट बना के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी प्रिज्म की बात पूरी नहीं हुई। हाँ, अब यदि प्रिज्म वायु में रखी हो तो न्यूनतम विचलन, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध, ये फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। और कब लागू करना है? जब आपके पास न्यूनतम विचलन कोण हो। कोई विचलन कोण हो उस पर मत लगा देना, ये न्यूनतम विचलन कोण हो उस पर लगाना है। तो आपके पास दो संबंध आए थे, एक तो क्या आया था? A बराबर R1 प्लस R2, और एक क्या आया था? डेल्टा, मैं यहाँ पे मिनिमम का केस है तो मिनिमम ले लेता हूँ, डेल्टा मिनिमम बराबर I प्लस E माइनस E। ये दो आपने देख लिए, ठीक है। अब इस बात को एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो केस क्या ले रहे हैं, एयर में प्रिज्म रखी है
और डेल्टा मिनिमम विचलन कौन है, इस स्थिति पर ये आपतन कोण है। तो ये पहला देख लिया आपने, आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे भी आई लिख दूं, और यहाँ क्या है R1 और यहाँ पे क्या है R2। अब ये बताओ इस आपतन कोण पे R1 प्राप्त हुआ है ना, जो वायु से प्रिज्म में प्रकाश की अपवर्तित हुई, और यहाँ प्रिज्म से वायु में अपवर्तित हो रही है, तो यही आप निर्गत कोण प्राप्त होता है। तो इससे R1 और R2 बराबर नहीं लग रही क्या आपको, लग रहे ना। देखो भाई इसी कोण पे आपतित करवाने पे R1 प्राप्त हुआ, और इसको उल्टा समझ लो सही, और इसी कोण पे आपतित करवाने पे R2 प्राप्त हुआ, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे क्या संबंध हो सकता है कि R1 बराबर है R2 के, मान लिया R, तो यहाँ पे क्या संबंध आ जाएगा फिर, ये बराबर मान आ गया 2R है ना, ये बराबर क्या आ गया 2R, तो R बराबर चाहिए तो क्या आ जाएगा A/2, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा मिनिमम इस संबंध से देखना, डेल्टा मिनिमम आप तरीके से कर लेना, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि एम भी कम कर सो, इसलिए तो आई प्लस ई को भी मैं आई लिख दूँ, आई माइनस ए, और डेल्टा मिनिमम बराबर क्या होगा 2i माइनस ए, है ना। तो यहां से आपको कोण आई निकालना हो, कोण आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बट्टा 2, एक ये समझ आ गया, ठीक है। अब इस बिंदु पर आप क्या लगा दो, स्नेल लॉ लगा दो। स्नेल नियम से क्या हो जाएगा, एक बार मिटा दूं मैं, ये फॉर्मूला आपने देख लिया, वो उतार लिया, वो ये आपने को निकालना है, तो इधर लिख लो। तो इस पे स्नेल नियम लगाओगे तो क्या होगा, म्यू एयर यानी 1 गुणा साइन आई बराबर होगा म्यू पी, अपवर्तनांक म्यू पी मान लिया इसका, प्रिज्म अपवर्तनांक, इनटू साइन आर, R1 R जब बराबर है ना तो R, तो यहाँ पे साइन आई बराबर क्या आ गया म्यू पी इंटू साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू रख दो, साइन आर की वैल्यू क्या है, ये मिटा दूं, जोड़ा मिटा दूं, ठीक, साइन आर की वैल्यू रख दो और साइन आई की भी वैल्यू रख दो। आई बराबर क्या आ गया साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बट्टा 2, ठीक है, ये आ गया ना, बराबर बराबर म्यू अपवर्तनांक म्यू पी इंटू साइन आर का मान रख दो। साइन आर का मान क्या आया था, A/2 आया था क्या, A/2 ये रख दो, ठीक है। अब यहां से अपवर्तनांक चाहिए ना, तो म्यू पी क्या जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तरीके से लिख लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, और ये पूरे पे नहीं आएगा, ये गलती भी मत कर देना, कोण पे आएगा बट्टा 2 बट्टा साइन A/2। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको अपवर्तनांक दे दे, प्रिज्म कोण दे दे और न्यूनतम विचलन कोण पूछ ले, या न्यूनतम विचलन कोण दे दे, प्रिज्म कोण दे दे, अपवर्तनांक पूछ ले, यानी 3 वेरिएबल हैं और 3 में 2 दे के 1 पूछ ले। इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कई बार एग्जाम में, और अपनी बुक में है भी क्वेश्चन, वो करने भी आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, खुश रहो।